स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज क्या कुछ होने वाला है खास आज के इस वीडियो में, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक आज का वीडियो का है वो है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आपकी कर प्रणाली भारत में भी वर्तमान में चल रही है। तो इसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है, आज का ये वीडियो है। तो जितने भी आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपका इंक्लूड कर दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। आपका जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, और ताकि आप जो है आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आए तो उसको अच्छे से आप स्कोर कर सके। तो चलते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की ओर और बात करते हैं सबसे पहले कि सर्वप्रथम जीएसटी की परिभाषा है क्या, यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। तो मैं आपको बता दे चाहता हूँ कि यह मुख्यतः एक प्रकार का कर है जो कई तरह के करों से मिलकर एक एकल समायोजित कर प्रणाली, यानी कि बेसिकली एक टैक्स है। जैसे कि आपको पता है जीएसटी एक टैक्स है, और कई इनडायरेक्ट टैक्स से ये मिलकर बना है। यानी कि इससे पहले जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, तो आपका जैसे कि पीएम मोदी जी गवर्नमेंट द्वारा बताया गया था कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट करके एक प्रणाली बनानी थी, ताकि जगह जगह जो आपके टैक्स दिए जा रहे हैं वो भार आपका कम हो सके और एक सिंगल यूनिट में आपका जो है सारा प्रोसेस मेंटेन हो सके। तो इसलिए जो है जीएसटी को लागू किया गया था, जीएसटी का प्रावधान किया गया था भारत के लिए। तो यह मुख्यतः एक प्रकार का कर है जो कई करों का समायोजित एक रूप है, और जो वस्तु और सर्विस पर लगता है, यानी कि ये वस्तु की सप्लाई और सर्विस पर लगने वाला टैक्स है, जिसको जीएसटी कहा जाता है। बात करें दूसरे पॉइंट में कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो जीएसटी की फुल में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। तो डायरेक्टली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। देन बात करें आपके थर्ड पॉइंट के बारे में कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, और आपको पता भी होना चाहिए कि इट्स अ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स, यानी कि ये अप्रत्यक्ष कर है। डायरेक्ट नहीं बल्कि एक अप्रत्यक्ष, एक इनडायरेक्ट आपका टैक्स है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि जीएसटी भारत में किस स्थिति से लागू हुआ था, यानी कि भारत में किस स्थिति से जो है जीएसटी का प्रावधान आया था, जीएसटी लागू कब से हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी लागू हो गया था भारत में। ये डेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है अच्छे से कि भारत में जो जीएसटी वो 1 जुलाई 2017 से जो है लागू किया गया था। उसके बाद बात करें कि भारत में जीएसटी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जीएसटी भारत में किसे कहा जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको ही जीएसटी का पितामह कहा गया है, फादर ऑफ जीएसटी कहा गया है। और इसका कारण क्या है कि वर्ष 2000 यानी कि ईयर 2000 के दौरान इनके द्वारा सहमति जताई गई थी कि भारत में एक राष्ट्र एक कर प्रणाली बनाई जाए जिससे करों के मकड़ जाल से निजात मिल सके। यानी कि आपने देखा ही है, काफी लोग आज भी जीएसटी में कॉम्प्लिकेटेड है, आज भी फंसे हुए हैं, बट इससे पहले और स्थिति खराब थी। कई डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस थे। तो उसके लिए ही जो है सन 2000 में अटल बिहारी जी वाजपेयी द्वारा एक सहमति जताई गई थी, एक स्टेप लिया गया था कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सारे करों का निचोड़ करके एक सिंगल आपका जीएसटी बनाया जाए, एक ऐसी कर प्रणाली बनाया जाए जो आपके डिफरेंट जितने भी ये नेटवर्क पूरा बना हुआ है इसको एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल यूनिट में जो है डिफाइन किया जाए, इसको जो है एक मुख्य धारा में लाया जाए। तो इसी के चलते जो है अटल बिहारी जी ने इसकी सहमति जताई थी, उनके द्वारा स्टेप लिया गया था। यानी कि शुरुआत के लिए अगर बात करी जाए तो अटल बिहारी जी द्वारा की थी। इसी के लिए जो है फादर ऑफ जीएसटी कहा जाता है भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमेशा। तो ये कि भारत में जीएसटी के कितने प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो 3 प्रकार के मुख्यतः जीएसटी के प्रकार है, जिसमें से सबसे पहला आपका सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद एसजीएसटी और स्लैश में यूटीजीएसटी यानी कि स्टेट्स के लिए आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूटी आपका यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा और लास्ट आपका आ जाता है आईजीएसटी, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। और इसमें जो है कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि यूटी जीएसटी को अलग डिफरेंट कैटेगरी में डाल के 4 प्रकार इसके कर दिए जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 टाइप्स के मेनली आपका जीएसटी होता है, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी आपका स्टेट के लिए, यूटी जीएसटी आपका यूनियन टेरिटरी के लिए, और इंटीग्रेटेड यानी कि आईजीएसटी। ये 3 प्रकार है मुख्यतः जीएसटी के। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। यानी कि पूरे भारत में जो है 2017 से जीएसटी आपका लागू कर दिया गया था, बट सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा स्टेट बना भारत में, तो असम वो स्टेट था जिसने सबसे पहले जीएसटी का जो है मॉडल अपनाया, मॉडल को इम्प्लीमेंट करा। तो आपको नाम याद रखना है, असम वो स्टेट था। उसके बाद बात करें कि भारत में जीएसटी काउंसिल का प्रमुख कौन होता है, यानी कि इसका चेयरमैन या चेयरपर्सन या आपका हेड कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, तो सेंट्रल के आपके फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड होते हैं जीएसटी काउंसिल के।
जैसे कि एट प्रेजेंट में भी हमारे जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, तो वही आपकी जीएसटी काउंसिल की जो है हेड मानी जाती हैं, वही हेड होती हैं जीएसटी काउंसिल की। उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है, यानी कि जीएसटी काउंसिल जो है किन किन मेंबर्स से आपका सम्मिलित होकर बनती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। तो हर राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर और आपका प्लस सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये सारे मेंबर्स आपके होते हैं जीएसटी काउंसिल में। यानी कि हर प्लेसेस से आपका, हर यूनियन टेरिटरी से, हर स्टेट से आपका जो है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। प्लस आपका जो यूनियन के आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल के, वो इसमें जो है मेंबर होते हैं। तो ये आपका जीएसटी काउंसिल में शामिल होने वाले मेंबर्स थे, इसकी मेंबरशिप के बारे में बात की हमने। उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी कर प्रणाली में पिछले कितने कर समायोजित हैं, अतः जो अब अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में इस वीडियो के बताया था कि जीएसटी जो प्रणाली है ये कई सारे इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को इंक्लूड करके, उनको वेनिश आउट करके एक सिंगल आपका कर प्रणाली बनाई गई जिसका नाम दिया गया जीएसटी। और अप्रोक्स जो है ऑफिशियल्स के अनुसार, यानी कि आपका जो ऑफिशियल्स रिपोर्ट आती है उनके अनुसार कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हैं वेनिश आउट हो चुके हैं इसके चलते, तो लगभग 17 टाइप्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स थे वो इसमें इंक्लूड करके अब एक सिंगल जीएसटी प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि जीएसटी कर और किस प्रकार से परिभाषित है, यानी कि जीएसटी जो टैक्स है इसको और किस तरह से हम जानते हैं, किस नाम से हम जानते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी इसको कहा जाता है, यानी कि जैसे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आपका कि इस कई टैक्सों का निचोड़ करके एक टैक्स, सिंगल टैक्स आपकी कर प्रणाली बनाई गई, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी कहा जाता है। यानी कि आपको एग्जाम में जीएसटी ना पूछ के कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी पूछ सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स जो हमारे भारत में चल रहा है उसका नाम क्या है, ऐसे भी करके पूछ लिया जा सकता है, कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ज्यादातर ऐसा है कि आप वही चीजें मत पढ़ा करिए जो आपको दिखती है, अपने से भी क्वेश्चन को है शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन बनाइए कि किस चीज से आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, तो आप जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी कहलाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड भी कहलाता है और मल्टी स्टेज टैक्स भी कहलाता है। यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है ये एक टैक्स हर उस प्रक्रिया पर लगता है, हर उस प्रोसेस पर लगता है जहां जहां ये आपका शिफ्टिंग होता रहता है। यानी कि आपका जीएसटी जो है जहां तक ये आपका जो सप्लाई पहुंच रही है उस पर्सन पे एट लास्ट तक, कस्टमर जो उसको कंज्यूम नहीं कर लेता वहां तक जीएसटी जाता है। यानी कि एट लास्ट जो है कंज्यूमर पेड करता है जीएसटी, उससे पहले आपका रिटेलर और उससे पहले आपका सप्लायर, के हर स्टेज पे जो है इस पे टैक्स जाता है। तो इसलिए उसको डेस्टिनेशन बेस्ड भी कहा जाता है, क्योंकि एट लास्ट मोमेंट तक ही जाता है कस्टमर तक, जहां उसको अपने नीड्स में उसको कंज्यूम नहीं कर लेता वहां तक ये जीएसटी जाता है। उसके बाद आपका मल्टी स्टेज टैक्स इसीलिए कहा गया है कि मल्टी स्टेज में लग रहा है आपका, तो ये आपका जीएसटी इन नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि वर्तमान में जीएसटी की कितनी स्लैब्स या दरें हैं, यानी कि आपका रेट फिक्स की गई है जीएसटी में। आपका स्लैब्स बनाई गई है चार, यानी कि 5%, 12%, 18% और 28%, ये चार स्लैब बनाई गई है। और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपकी सप्लाई सर्विसेज है, उनको इन स्लैब्स में रखा गया है कि इनके अकॉर्डिंग जो है टैक्स फिक्स है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इतना टैक्स या इस पर्टिकुलर सर्विस पर इतना टैक्स। तो चार स्लैब्स बनाई गई है, आपको याद रखना है कि चार स्लैब्स जीएसटी में, जिसमें से आपकी कौन कौन सी परसेंटेज शामिल है, 5%, 12%, 18% और 28% की ये चार स्लैब है। तो आपको एक शॉर्ट नोट्स में बता दूं कि 5% में लगभग जैसे खाद हो गई, स्टोर की गई सब्जियां हो गई, जो फ्रीज्ड सब्जियां होती हैं कोल्ड स्टोर की, मसाले वगैरह, अखबार वगैरह जो होती है, इनमें 5% जीएसटी लगता है। उसके बाद 12% जो स्लैब में आते हैं वो आपके घी हो गए, सूखे मेवे हो गए, ड्राई फ्रूट्स जिन्हें कहा जाता है, मोबाइल फोन्स हो गए, वो 12% में रहे आपका। उसके बाद 18% जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, यानी कि मोबाइल फोन तो आपका 12% में है, अगर पूरा कंप्लीट होने के बाद सेल जब होता है मोबाइल फोन, वो आपका 12% जीएसटी के स्लैब में। बट मोबाइल फोन बनाने में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यूज होते हैं वो पार्ट्स आपके जो है 18% के स्लैब में आते हैं। ये छोटा सा एक डिफरेंस था। तो अगर कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि मोबाइल फोन्स जब सेल होने के लिए आपका तैयार है तो उस पर 12% जीएसटी है, बट मोबाइल फोन बनाने के लिए जो आपके आइटम्स चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो आपके 18% जो है जीएसटी स्लैब में आते हैं। उसके बाद कई कॉस्मेटिक आइटम्स हैं जो आपके 18% जीएसटी स्लैब में आते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज हैं आपकी कई जो 18% जीएसटी स्लैब में आते हैं। उसके बाद बात करें 28% जीएसटी स्लैब में कौन से आते हैं, तो आपके मोटर व्हीकल्स हो गए, टोबैको हो गए, यानी कि जितने भी आपके तंबाकू उत्पाद हैं, सिगरेट्स वगैरह हैं, लग्जरी आइटम्स है, लग्जरी आइटम्स में आपका सबसे ज्यादा जीएसटी परसेंटेज लगता है, प्लस इसमें कुछ सेस भी लगता है आपका एक्स्ट्रा लग्जरी होने पर। तो ये आपके 28% स्लैब में आ जाते हैं। उसके बाद बात करें कि प्रमुख चीजें जो वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है, यानी कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। यानी कि जैसे आपके कौन कौन से वो हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिकर,
यानी कि फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी कि जो मानव द्वारा सेवन किए जाने वाली आपके लिकर्स हैं, अल्कोहल्स प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आपके जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये तीनों चीज जो है अभी आपके जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। और वर्तमान में जैसी स्थिति चल रही है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, और आपका जो है विपक्ष के कई दावे किए जा रहे हैं कि जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमेशा देखी जा रही है कि कई दिनों से जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स में प्राइसेस में बढ़ रहे हैं। तो इसी के चलते जो विपक्ष है वो बता रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जो है जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाए, ताकि उनको जो है फिक्स्ड उनका तय हो जाए कि इतना इसका रेट होगा और इतना इस पे जीएसटी लगने वाला है। तो फिलहाल जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिकर, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके जीएसटी के दायरे से भी बाहर है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन बिल द्वारा किया गया था। यानी कि जीएसटी का जो प्रावधान था किस संविधान संशोधन बिल द्वारा पेश किया गया था, तो 122 यानी कि 122 संविधान संशोधन बिल 2014 के लिए जो है इस बिल को लाया गया था, जीएसटी का प्रावधान लाने के लिए। 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि जीएसटी बिल के सफलतापूर्वक पास होने के बाद आधिकारिक रूप से यह कहलाया गया, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, यानी कि जब बिल पेश होता है तो वो एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपका संविधान संशोधन 122 द्वारा लाया गया था, बिल 2014 नाम से। और जब ये कानून इसको पूरा फुली आपका दोनों सभाओं से पेश पारित होने के बाद जब ये कानून का इसने रूप ले लिया, तो इसको जाना जाने लगा 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के नाम से। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि किस वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी बिल लोकसभा में पेश किया गया था। यानी कि उस समय पे जब आपका जीएसटी बिल लोकसभा में पेश किया गया था तो उस टाइम आपके वित्त मंत्री कौन थे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, यही उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्हीं के द्वारा जो है जीएसटी बिल लोकसभा में पेश किया गया था। और सबसे मेन फैक्ट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि ये एक मनी बिल था, तो इसलिए इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी कि मनी बिल जो होता है सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो जीएसटी बिल भी एक टाइप ऑफ मनी बिल था, जिसको आपका अरुण जेटली जी, जो उस टाइम पर आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। देन आपका बात करें कि भारत में जीएसटी लागू होने के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जो थे राष्ट्रपति थे उस टाइम पर, जब जीएसटी को लागू किया जा रहा था भारत पे, इस पर कार्य चल रहा था इसको लागू करने के लिए। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि वस्तुओं की आवाजाही के लिए भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक वाहनों हेतु ई वे बिल की व्यवस्था कब से लागू की गई थी। यानी कि जीएसटी से रिलेटेड ही एक और आपकी क्रांति आई थी, जिसे नाम दिया गया था ई वे बिल। यानी कि आपकी जो वस्तुओं की आवाजाही होती है, माल ढुलाई जो होती है आपकी, तो उसके लिए व्यावसायिक वाहनों, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट में जितने भी आपके व्हीकल्स यूज होते हैं बड़े, तो उनके लिए एक ई वे बिल प्रणाली भी आपकी व्यवस्था लागू की गई थी। और कब से की गई थी, तो ये भी आपको डेट पूछी जा सकती है। तो 1 अप्रैल 2018 से ये आपकी ई वे बिल प्रणाली लागू की गई, जो आपकी व्यावसायिक वाहनों के लिए थी, उनकी माल ढुलाई के लिए। और मेन इसमें फैक्ट ये है कि 50,000 से अधिक का अगर आप सामान ले जा रहे हो कहीं से खरीद कर, तो आपको ई वे बिल जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है अपने साथ रखना। और इसको कोई भी जनरेट कर सकता है, जिस दुकानदार से आप ला रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन होता है तो उसको वो जो गाड़ी से आप जा रहे हैं वो ड्राइवर भी जनरेट करवा सकता है ऑनलाइन, या आपका जो सप्लाई दे रहे हैं वो भी करवा सकते हैं। तो 50,000 से अधिक के सामान की सप्लाई पर जो है आपकी माल ढुलाई पर आपको ई वे बिल लेना अनिवार्य है। और 1 अप्रैल 2018 से जो है ये प्रणाली, ये व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि माल की जो है लोकेशन ट्रैक की जा सके, आपका ओवरलोडिंग ना हो, या आपका पूरा उसमें बायोडाटा क्योंकि चल जाता है ऑनलाइन कि कितना सामान है, कितनी क्षमता आपकी गाड़ी की ले जाने की, तो ये सब आपका चोरी पकड़ने के लिए कई तरह के आपके जो है इसमें कई तरह के आपके जो है काला बाजारी रुक जाती है ई वे बिल की व्यवस्था आने से, और 1 अप्रैल 2018 से भारत में लागू कर दी गई थी। उसके बाद बात करें कि जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं और बदलावों के मद्देनजर बनाई गई जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया भी ऊपर कि जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो अब जीएसटी काउंसिल में सदस्य कितने होते हैं, यानी कि कितने मेंबर्स की ये काउंसिल होती है, परिषद। तो 33 मेंबर्स की आपकी काउंसिल होती है, जिसमें से आपके 2 सदस्य केंद्र से होते हैं, यानी कि सेंटर से होते हैं आपके 2 मेंबर्स, प्लस आपके 31 सदस्य जो होते हैं बाकी के, वो आपके बाकी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से आपके मिलाकर बनते हैं। और टोटल 33 मेंबर्स की जीएसटी काउंसिल आपकी बनती है। और जिसका आपका हेड कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर इसके जो हैं अध्यक्षता करते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद विश्व में सबसे पहले जीएसटी कर प्रणाली लागू करने वाला देश कौन सा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का तो आपको पता है कि 2017 से लागू हो गया था, पर सबसे पहला देश विश्व में कौन था जिसने जीएसटी प्रणाली लागू की थी, तो वो फ्रांस था, जिसने 1954 में इस प्रणाली को अपना अपना लिया गया था उनके द्वारा, फ्रांस द्वारा 1954 में।
उसके बाद आपका चलते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने पर कितने अंकों का नंबर मिलता है। यानी कि आपको जीएसटी मेनली एक नंबर जनरेट करना पड़ता है जब आप उस पर एनरोल होते हैं। तो अगर कोई भी आपका व्यवसाय उसमें एनरोल हो रहा है तो जीएसटी नंबर कितने डिजिट का उसको प्राप्त होता है, तो 15 डिजिट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लिया जा सकता है कहीं भी कि 15 डिजिट का जो होता है वो आपका जीएसटी नंबर होता है, 15 डिजिट का। उसके बाद बात करें कि जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इनका जो हेडक्वार्टर है जीएसटी काउंसिल का वो कहाँ पे स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है जीएसटी काउंसिल का आपका हेडक्वार्टर। यानी कि जीएसटी काउंसिल की जितनी भी मीटिंग्स आपकी होती है यहीं पे होती है। कोई भी इनको जो है आपका आपका प्रस्ताव पेश करना होता है या इससे जुड़े हुए कुछ संबंधित आपकी जानकारी मुहैया करानी होती है, तो जीएसटी काउंसिल आपकी कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद बात करें कि भारत में जीएसटी मॉडल किस देश के जीएसटी की प्रणाली से संबंधित है। यानी कि भारत में जो आपका जीएसटी मॉडल इंप्लीमेंट किया गया है तो किस मॉडल पे बेस्ड है, किस देश के जीएसटी मॉडल पे बेस्ड है, तो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर ये बेस्ड है आपका भारत का जीएसटी मॉडल, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि भारत में लॉटरी के लिए जीएसटी प्रतिशत कितनी तय की गई है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो लॉटरी आपकी होती है, कई स्टेट से लॉटरी जारी करते हैं, तो उसके लिए जो आप सिंगल व्यवस्था बना दी गई है। क्योंकि इसमें पहले हर स्टेट वाइज अलग अलग इसमें परसेंटेज तय किए गए थे, बट अब सेंट्रल ने इसमें एक सहमति जता के आपका लॉटरी में जो जीएसटी की आपकी स्लैब है उसको रख दिया है 28% कैटेगरी में। यानी कि जीएसटी में अब जो आपका लगने वाला टैक्स है जीएसटी वो है 28% का। उसके बाद आपका चलते हैं कि जीएसटी काउंसिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। यानी कि आपका जीएसटी काउंसिल जो है उसके बारे में संविधान में किस आर्टिकल में दर्शाया गया है, किस आर्टिकल में बात हुई है, तो आर्टिकल 279 ए कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 279 ए, इसमें ही आपका जीएसटी काउंसिल का जो है प्रावधान है इसको गठित करने का। उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल के गठन का अधिकार किसको है, यानी किसके द्वारा जीएसटी काउंसिल का आपका गठन किया जाता है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जीएसटी काउंसिल का जो है गठन करे। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि जीएसटी काउंसिल की सबसे पहली बैठक हुई कब थी, तो सबसे पहली बैठक जो जीएसटी काउंसिल की हुई थी वो हुई थी आपकी 22 से 23 सितंबर 2016। यानी कि 2 दिन तक ये बैठक चली थी पहली बैठक, तो इसलिए आपका 22 से 23 सितंबर इसको कहा गया है। और 2016 में आपको मेन इसका ईयर याद रखना है कि 2016 में जीएसटी की सबसे पहली बैठक हुई थी, आपकी सबसे पहली मीटिंग हुई थी जीएसटी की, और न्यू दिल्ली में भी थी। उसके बाद बात करें कि जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो अरुण जेटली जी ने की थी, क्योंकि उस टाइम पे आपके फाइनेंस मिनिस्टर यही थे। और मैंने आपको बताया भी ऊपर कि जीएसटी काउंसिल के जो सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है, वो इसका हेड होता है। उसके बाद बात करें कि भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और सबसे लास्ट मैंने जानबूझ के रखा ताकि आपका पूरा वीडियो डिटेल में बताने के बाद आपको ये पता चले कि जीएसटी दिवस भारत में मनाया कब जाता है। तो 1 जुलाई को हर साल आपका जीएसटी दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। बात करें सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने की, तो 2018 से जो है जीएसटी दिवस मनाने की शुरुआत की कर दी गई थी हर साल भारत में। उसके बाद आपका चलते हैं कि वर्तमान में जीएसटी नेटवर्क के सीईओ कौन है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो पूरा नेटवर्क है इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट में, तो प्रकाश कुमार जी जो हैं वो जीएसटी नेटवर्क के सीईओ है एट प्रेजेंट में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये सारे वो पॉइंट्स थे जो आपके जीएसटी के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि आपके आने वाले एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी वगैरह, आपके डीआरडी को एग्जाम 10+2 लेवल के, बैंकिंग वगैरह, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है बिना स्किप करे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर, ताकि आने वाले जो भी आपके एग्जाम हो उसमें आपको रिवीजन करने में जो है आसानी हो सके। तो फिलहाल के लिए जय हिंद और धन्यवाद।